नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में वरिष्ठ रंगकर्मी ऐश्वर्या मक्खन जी हमारे साथ हैं और मैं आज लखनऊ में हूँ। चलिए उनसे मिलते हैं। माखन जी से नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ये नौटंकी विधा में कब से आपने पदार्पण किया है? नौटंकी विधा में शुरू में मैं एक लखनऊ का बड़ा पॉपुलर ग्रुप था मेघदूत में एक बार लैला मजनू नौटंकी करने का विचार बना। उसे हमारे भाई आतमजीत सिंह डायरेक्ट कर रहे थे और गाने का मेरा बहुत पुराना शौक था। तो आतम भाई ने हमसे कहा यार कि इसमें मजनू का रोल है, वो करो। और हमने और आतम जी ने मिल करके पूरी नौटंकी की दोनों को कंपोज किया। अब नौटंकी के जो छंद हैं उनकी गायकी ये तो पता नहीं थी, तो इधर से उधर से कुछ पुराने लोगों से मिल करके उनको जाना, कोई नए कंपोजिशंस किया, उसको कर तो लिया। और करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारे दिलो दिमाग में नौटंकी ऐसे बसी कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जबकि मैं उस समय मॉडर्न थिएटर भी कर रहा था, आज के भी जो नाटक है वो भी कर रहा था, तमाम से नाटक थे। सुरमोहन जी का उस समय इडिपस हुआ था, सुरमोहन जी का, हाँ। और उन्होंने जो किया था उसका बिल्कुल करने का पैटर्न ही बिल्कुल अलग था। लेकिन नौटंकी हमारे दिलो दिमाग में ऐसी बस गई, ऐसी बसी कि फिर निकलने का नाम ही नहीं लिया। और धीरे धीरे करते करते फिर क्या हुआ है कि मेघदूत के प्रोडक्शंस में, म्यूजिक में या सिंगिंग में हम आतम भाई रहने लग गए। हम दोनों की जोड़ी बड़ी पॉपुलर हो गई थी। आलम ये हो गया था कि रविंद्रालय से हम लोग साइकिल हाथ में पकड़ करके और कैसर बाग तक पूरी नौटंकी को एक लाइन वो गाए, एक लाइन हम गाए, एक लाइन वो गाए, एक लाइन हम गाए, वहां खत्म हो गई। तो ये पैटर्न हो गया था कि जो भी स्क्रिप्ट होती थी वो पूरी कंठस्थ हो जाती थी। अब कहीं से भी आप रिहर्सल करा लीजिए। तो वो नौटंकी का चस्का ऐसा लगा। बाद में मेरे ख्याल से 80 के पहले की बात है या 80 के करीब की बात होगी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ने एक नौटंकी किया, सत्यवादी हरिश्चंद्र में। उस टीम में जो भी यूपी के पॉपुलर लोग थे वो सारे थे। कमलेश लता जी भी थी उसमें और गिरिराज प्रसाद जी भी उसमें थे, एडवाइजर के। मास्टर अल्लाह प्यारे लखनऊ के थे और थपलियाल जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे। जी, वो थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे थे और संगीत नाटक अकेडमी का वो था प्रोडक्शन। तो उसमें हमको एक रोल मिला। बाकी सारे जो लोग थे वो सारे के सारे क्राउड सीट्स में थे, लेकिन रोल में एक हमको रोल मिला, सिर्फ हमारी गायकी की वजह से या हमारी रेंज की वजह से। और वो रोल हमको करने के लिए बड़ा कॉन्शियसनेस मेरे अंदर हो गया। कमलेश लता जी अल्लाह प्यारे के कहाँ इन लोगों का सुर, चौथे पांचवें काले वाले, और मैं उस तरीके का नहीं था। खैर वो मैंने किसी तरीके उसको निभाया। निभाने के बाद वो मैं कायदे से निभ गया। उसके बाद 83 में थपलियाल जी ने हरिश्चंद्र की लड़ाई प्लान किया और तब तक मैं बिल्कुल फुल फ्लेज हो गया, पूरी रेंज में, पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया। जब हरिश्चंद्र की लड़ाई किया तो उस समय दर्पण नहीं, रेडियो का एक प्रोग्राम विज्ञान भवन में हुआ। उस टीम में मुझे जबरदस्ती ले गए थपलियाल जी कि चलो, हाँ चलो कुछ कर लेना, चलो। तो हमने कहा ठीक है, हम चले गए। तो उसमें एक मनोहर स्वरूप जी लखनऊ के बहुत ही पॉपुलर हारमोनियम मास्टर थे। मास्टर नहीं थे तो वो आकाशवाणी में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो। तो मनोहर स्वरूप जी भी उसमें गए हुए थे। उसमें टीवी के एक म्यूजिक कंपोजर राम मोहन दुबे जी भी गए हुए थे। तो राम मोहन दुबे जी और मनोहर स्वरूप जी ने रात में 2 बजे हमको जगाया, उठो। और लखनऊ के 2 लड़के और थे बहुत ही पॉपुलर भजन गायक, अग्निहोत्री बंधु, ये भी हमारे साथ थे। तीनों आदमी रात में उठाए गए और उसके बाद मनोहर स्वरूप जी ने रात में लावनी गवाना शुरू किया। उसकी वैरायटी करते 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 सवेरा 6 बज गया जाकर के।
खाली वैरायटी में गाते रहे। वो बिल्कुल ठुमरी अंग में लावनी को पूरी रात मनोहर स्वरूप जी गाते रहे। उसके बाद से हमें ऐसा लगा कि नौटंकी बड़ी, ये तो बहुत ही ऐसी फॉर्म है, वर्ल्ड में ऐसी फॉर्म नहीं होगी जिसमें गाना गा लो उसके बाद रिदम आता है, ऐसे तो कोई फॉर्म नहीं होगी। तो वो नौटंकी का चस्का धीरे 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 करके फिर ये हुआ कि अब नौटंकी को पढ़ना चाहिए। फिर आपने पढ़ाई क्या, फिर पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करते 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 अब तो लगता है कि नौटंकी के अलावा कोई फॉर्म ही नहीं थिएटर के अंदर। तो आपने वैसे नाटक नहीं कि सिर्फ नौटंकी में? नहीं, वो ऐसे नाटक हमने सैकड़ों किए हैं। हम एक्चुअली बेसिकली हम एक्टर ही थे। नौटंकी में भी तो आप एक्टर रहे? नौटंकी में भी एक्टर रहे, लेकिन वैसे मैं और नाटकों में एज एन एक्टर ही काम करता था। उसमें किसके साथ किया था? मैंने सूरमोहन जी के साथ में काम किया है, भानु भारती के साथ काम किया, भानु भारती के साथ किया? हाँ, और बंसी कौल के साथ काम किया है, रंजीत के साथ काम किया, रंजीत कपूर के साथ? जी जी जी, काफी लोगों के साथ काम किया मैंने। रंजीत कपूर के साथ आपने यहीं किया? रंजीत कपूर के साथ मैं लखनऊ में किया, कोलाज हुआ था उनका 75। एक घोड़ा 6 सवार भी तो नहीं, वो एक घोड़ा 6 सवार उन्होंने मेघदूत से नहीं किया। तो बेसिकली हम एक्चुअली मेघदूत में थे। अच्छा, आप मेघदूत? और मेघदूत से एक अरसे तक काम किया, 80 के करीब जो है। मेघदूत में हमारे यहाँ एक नियम था कि किसी सदस्य को अगर बाहर काम करना है तो पहले संस्था से परमिशन ले ले, तब वो काम करे। लेकिन मैंने वहां पर थोड़ी सी बगावत की। बगावत क्या की, मैंने दादा से कहा, दादा पकरासी हमारे थे, कि दादा ऐसा है कि हमें बाहर काम करने का मौका मिलता है तो हमें बाहर काम करने दीजिए। और दादा उस पर एग्री कर गए। तो फिर ये दर्पण के साथ मैंने हरिश्चंद्र की लड़ाई किया, और हरिश्चंद्र की लड़ाई में मैं करीब करीब समझ लीजिए कि 50-60 शो मैंने कर लिए थे, पूरे हिंदुस्तान में कर लिए थे। कहाँ कहाँ गए आप नौटंकी को लेके ज्यादातर? हमने राजस्थान में बहुत किया है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर, अलवर, तमाम जगह किया। फिर कर्नाटका गए हम। तो क्या मेघदूत ग्रुप से जाते थे किसी और? नहीं, ये थपलियाल जी के साथ। थपलियाल जी के साथ। और मेघदूत के साथ जो मैं जाता था वो अलग जाता था। वो मेघदूत का ग्रुप अलग था, दर्पण ग्रुप अलग था, लेकिन एक्टिविटी दोनों जगह हो रही थी थिएटर की, तो हम दोनों जगह काम करते थे। हमारे लिए कोई बंदिश नहीं थी, चाहे वहां कर लो चाहे। अब मेघदूत में एक नाटक 84 में हमारा हरिश्चंद्र की लड़ाई हुआ, और 85 में मेघदूत का रामलीला हुआ। अब रामलीला में टीम जाती थी, हमको ले जाते थे कि पता नहीं किस समय कौन सा कलाकार आए या ना आए, इनको स्टेपनी में रखे रहो। मेरी आदत ये थी कि मेरे को स्क्रिप्ट कि पहले वर्ड से लेकर के आखिरी वर्ड तक याद कर ले, ये कंठस्थ कर ही लेते थे। फिर मुझे ये नहीं होता था चाहे राजू का रोल कराओ, चाहे बैकू का कराओ, चाहे चैतू का कराओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देवी आगमन में एक घटना हो गई थी, इसको मैं निर्देशित कर रहा था। अच्छा। तो अचानक इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गंगू, हाँ, वो मुझे ये हुआ कि गंगू मुझे ही करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों पहले गंगू को तैयार किया, और शो चल रहा था, शो चलने वाला था, और हम गंगू तैयार हो गए थे, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कंप्लीट पहन लिया। जब निकलने लगे तो उसमें एक बेवा औरत का रोल था जो एक लड़का कर रहा था। उस लड़के ने कुछ क्या हरकतें की, वो ड्राइंग रूम में, वो ग्रीन रूम में वो लम्बलेट हो गया, और शो की बेल हो गई, लाइट ऑफ हो गई, प्ले शुरू होने वाला है, और वो लम्बलेट हो गया। मुझे ये सूचना दी गई कि वो तो वहां लम्बलेट पड़ा हुआ है। फिर क्या, फिर साहब मैंने वो महिला के कपड़े पहने, उतारे, और उसका रोल किया। उसका रोल करने के बाद उसके कपड़े तो हटाए, और गंगू का रोल करने के लिए फिर चले। हमारी ये आदत थी कि रोल याद था आपको? सब कुछ। तो मैं पूरी कोई भी स्क्रिप्ट हो, मैं आला अफसर में काम करता था, तो आला अफसर में मुद्रा वाला, तो ये वो बंसी जी का जो था, उसमें कौन सा रोल करना है ये बता दिया जाता था कि यार ये रोल करना है। उसमें कई रोल थे? हाँ, तमाम थे। चेयरमैन मैंने किया, पोस्टमास्टर मैंने किया, बहुत रोल किए। तो मेरे साथ ये रहा कि मैं स्क्रिप्ट को पूरी याद कर लेता, कंठस्थ करता था, पता नहीं किस समय क्या जरूरत पड़ जाए, क्या न पड़े। तो नौटंकी मेरे दिलो दिमाग में इस तरीके से बसी हुई है। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू की, तब फिर तो नौटंकी का इतिहास ही बड़ा विचित्र मिला मुझे। ऐसी चीज
जो नौटंकी विधा शुरू हुई थी एक चैलेंज से। इसमें कानपुर के एक उस्ताद को चैलेंज कर दिया गया। नौटंकी का इतिहास अगर आपको पता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताऊं, हाथरस वाले स्वांग करते थे, नौटंकी नहीं करते थे। आज जो हाथरस की नौटंकी कही जाती है और बनारस की है, हाथरस में नौटंकी नहीं थी, हाथरस वाले स्वांग करते थे। स्वांग का मतलब नकल करना, छोटे छोटे प्रहसन, छोटे टुकड़े वो कलेक्ट कर करके वो नकल करते थे, वो स्वांग करते थे। और हाथरस वाले अपने स्वांग को, खासतौर से नथाराम गौड़ जी अपने स्वांग की छोटी छोटी स्किट्स को तैयार करके कानपुर में श्रावण मास में आते थे मंचन करने के लिए। और जब यहाँ गाने में तो उस्ताद थे, ख्याल गायकी वाले, तो जब यहाँ वो गाते थे तो लोग जो है बिल्कुल टूट पड़ते थे, इतनी प्रशंसा सुनने के लिए। और स्पेशली कानपुर चूंकि मिल एरिया रहा, तो मजदूरों के लिए सबसे सस्ता मनोरंजन था ये। तो एक बार दथराम जी यहाँ पर आए और उन्होंने कुछ स्वांग की स्किट्स तैयार की थी और यहाँ पर आकर के उन्होंने कानपुर में उसका प्रदर्शन किया। बड़ी भीड़ थी और कानपुर वालों को क्या बात, गाने के मामले में का वो जवाब नहीं था हाथरस वालों का। तो जब वो खत्म कर लिया तो उन्होंने फटका लगाया, चैलेंज करना, उन्होंने फटका लगाया कि हाय कोई ऐसा जो इस तरीके का काम करके दिखा सके। तो कानपुर में एक सिद्धा गुरु थे, सिद्धेश्वर अवस्थी जी, नहीं सिद्धा गुरु, सिद्धेश्वर अवस्थी जी बाद के, ये मैंने इस पे एक क्वेरी भी की थी। तो सिद्धा गुरु थे और एक बंदी खलीफा थे। कोई लोग कहते हैं कि उनका नाम बद्री खलीफा था, लेकिन बंदी खलीफा पढ़ने में आया। बंदी खलीफा ने कहा कि 1 महीने का टाइम दो मुझे और मैं करके दिखाऊंगा। हाथरस वाले वापस चले गए। 1 महीने के बाद जो तिथि तय हुई तो उस तिथि पे कानपुर में अथाह भीड़ कि आज यहाँ क्या होगा देखा जाए। और भाई साहब बंदी खलीफा ने, इनके पास 2 आदमी थे, मैकू उस्ताद थे जो नक्कारा बजाते थे। अच्छा। और एक लक्ष्मण नाम का लड़का था जो 1-2 लाइन की बंदिश को 17 तरीके से बोलता था, 17 तरीके से गाता था। उनको दोनों को ट्रेड किया और मैकू उस्ताद से कहा कि सुनो, इस प्रोग्राम में एक नक्कारा बड़ा वाला और 12 झीलें होंगी, छोटी वाली 12 झीलें सजाई जाएंगी, एक नक्कारा सजाया जाएगा और तुमको 12 झीलें बजानी है। और जब बजाया तो हाथरस वालों के तोते उड़ गए। उनके चले जाने के उपरांत फिर कानपुर में त्रिमोहन उस्ताद, त्रिमोहन नहीं वो पहलवान कानपुरी, अच्छा, श्री कृष्ण पहलवान ने यह तय किया कि एक नौटंकी पार्टी हम बनाते हैं। और उन्होंने क्या किया कि हाथरस के कुछ लोगों को ले लिया और अपनी पार्टी बना ली। लेकिन हाथरस वाले मन से काम नहीं करते थे कानपुर में। अगर चौथे काले से नौटंकी शुरू हुई तो वो सुर कभी तीसरे गाएं कभी दूसरे गाएं, वो भाई हाथरस वाले थे। तो उन्होंने सनेही जी एक थे, तो सनेही जी के पास श्री कृष्ण पहलवान गए कि ये बड़ी मुश्किल हो रही है, वो लोग तो कंट्रोल में नहीं आ रहे। उनका तो एक काम करो, शुरू में एक कोरस डाल दो, वंदना, एक शुरू में कोरस डाल दो और सबसे कहो उस कोरस को गाएं, तो सब एक सुर में गाएंगे। जब एक सुर में गाएंगे तो पूरी नौटंकी एक सुर में हो जाएगी। तो अच्छा, ये पहलवान से पहले कि जो गुलाब बाई की नौटंकी पुरानी बाद में आई है, तो उनके साथ भी आपने किया है? नहीं, गुलाब भाई के साथ मैंने काम नहीं किया है। अच्छा। मैंने नहीं किया, मैंने कमलेश लता जी के साथ थोड़ा किया है। अब ऐसा है कि एक बड़ी विचित्र बात है, लोग कह देते हैं कि मैंने फलाने से सीखा। कैसे फलाने से सीखा? ये द्रोणाचार्य वाली शिक्षा लोग लेते हैं। अभी एक आपके ही किसी इंटरव्यू में शायद कि मैंने पीर गुलाम से सीखा।
हाँ। अब पीर भाई हमारे, उनके पास इतना वक्त ही नहीं था। पीर भाई किसी ये जरूर है, पीर भाई का काम करने का ढंग हमने देखा और हमने सीख लिया। हम नाम ले लेते कि पीर भाई को इज्जत दे दी जाए कि पीर भाई से मैंने सीखा। सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल एकलव्य वाला काम है। सिखाने का काम तो बीएनए यहाँ पर है, उधर यूनिवर्सिटी है, वहां जाके पढ़ोगे, वहां सीखोगे। यहाँ पर सच्चाई यही है कि आप बिल्कुल एक राग के तरीके उसके जैसे मैं सूर्य मोहन जी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, एक अच्छे निर्देशकों में से स्थापित निर्देशक हैं और उनको केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिल चुका है। सूर्य मोहन जी के काम करने के ढंग को मैं देखता था कि मैं सूर्य मोहन जी के साथ काम भी करता था और सूर्य मोहन जी के काम के ढंगों को मैं देखता था, उससे मैंने तमाम सी चीजें सीखी कुछ। मैं लखनऊ की एक शुरू में गुरु यहाँ पर थे कुंवर कल्याण सिंह जी, वो हमारे गुरु थे। उन्हीं के पास मैं सबसे पहली बार 6-7 साल 8 साल की उम्र रही होगी, मैं ले जाया गया था और उन्होंने मुझे मंच पे खड़ा होना कैसे होता है, कैसे घूमते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे गर्दन चलती है, कैसे शरीर चलता है, ये उन्होंने प्राइमरी हमको सिखाया। उसके बाद तो फिर अपनी लव, अपनी लगन, जहाँ जिसको दिखा भाई, बहुत सी चीजें राज बिसारिया साहब से सीखी है, बहुत चीजें सूर्य मोहन जी से सीखी है, बहुत सी चीजें हमको जुगल किशोर जी से अच्छी लगी हैं। अच्छा, उनके साथ भी जुगल किशोर के साथ? भाई जुगल किशोर तो हम लोगों के साथ ही में थे, कोई अलग थोड़ी थे, उनके नाटक में भी काम किया मैंने। तो ये सीखने का ऐसा था कि मैं देखता था, सीखता था। सच्चाई मैं मानता हूँ कि आपकी आवश्यकता आपको सीखने के लिए मजबूर कर देगी। मेरे साथ ऐसा भी हुआ। बहुत सही बात कही। मैं लिखता नहीं था, मैं एक नाटक कर रहा था, भूमिया में एक दृश्य था कि नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और राम जी ने अपने दूत से, जब उनको पता लगा कि सीता वाल्मीकि जी के पास है, तो अपने दूत को वाल्मीकि जी के पास भेजा और कहा कि मेरा संदेश दे दो कि यदि सीता इस यज्ञ मंडप में आकर के अपनी पवित्रता की शपथ ले ले तो राम से उसका प्रेम हो सकता है। वाल्मीकि जी ने सीता को बुला करके कहा कि जाओ वहां पर शपथ ले लो जाकर के। उन्होंने कहा कि काहे के लिए शपथ है, और सच्चाई है कि नारी सुलभ वन ने वहां पर एक हिसाब से बगावत सीखी। तब वाल्मीकि जी ने फिर कहा कि नहीं, ये जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं इनको राज्य अधिकार मिलने का ये अधिकारी है, अगर तुम इस तरीके से नहीं करोगे तो इनको राज्य अधिकार नहीं मिलेगा। तो सीता जी वहां गई और सीता जी वहां पर शपथ लेती है और पृथ्वी फट जाती है, समा जाती है। अब इस दृश्य को दिखाने के लिए मेरे लिए बड़ी समस्या थी, तो मेरी आवश्यकता हुई, मैंने वहां 4 लाइनें लिखी कि सीता जी जाती है और कहती है, रघुनाथ के चरणों में सीता नतमस्तक हो करती प्रणाम, सारी दिशाएं तुम साक्षी हो, आकाश धरा और 8 याम, ये बंद अधर जब खुले कभी, मुख से निकला बस एक नाम, चिंतन तक पर का नहीं किया, मन हृदय बसे थे श्री राम, सत्यता यदि सौगंध में हो, वो दृश्य विधाता दिखलाए, पृथ्वी से जन्मी ये सीता, पृथ्वी में अभी समा जाए। अब मेरी आवश्यकता थी इस सीन को करने के लिए, ये पोएट्री मैंने लिखा, मुझे कवि नहीं हूं, लेखक नहीं हूं, लेकिन मेरी आवश्यकता थी। तो मैं समझता हूं कि आपकी ट्रेनिंग की पहली जरूरत क्या है, फिर आप उस लाइन पे आगे चलते। तो मैं ये पूछा, थोड़ा सा मैं चाहता, थोड़ा सा गायकी भी हमें सुनाएगा। गायकी की मैं आपको बिल्कुल सुना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ समस्या है, अब मैं गले से, हाँ, अब मैं गा नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा कम रेंज में थोड़ा सा, हाँ, गुनगुना लेता हूँ। प्राण पखेरु उड़ गए, बाकी परा शरीर, अरे बावली किस लिए रोती हो दिलगी। एक
लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक नाटक था, एक सत्य हरिश्चंद्र। अच्छा, लक्ष्मी उसका ये है। तो अब नौटंकी साहब, दोहा, चौबोला, दौड़ और आपके बहरे तबील और तमाम से 100 प्रकार के छंद हैं। आज यही एक दुखद स्थिति हो गई है कि 100 छंदों की गायकी कैसे है, क्योंकि जो गाने वाले थे वो तो चले गए, अब पता नहीं। मुझे एक चीज याद आई, मैंने एक बार पढ़ा कि एक कानपुर में 1.5 तुकी चलती थी, उसको 1.5 निसनी भी कहते थे गायकी में, और हाथरस वाले 1.5 तुकी गाते नहीं थे, तो 1.5 तुकी की गायकी कैसे होती है? तो मैंने कानपुर में हरिश्चंद्र जी को फोन किया, जो नक्का राव था। हरिश्चंद्र जी से मैंने कहा कि 1.5 तुकी आप तो बहुत सुने हो, ये कैसे गाते हैं? तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि भैया ये मैं कुछ वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं रेफरेंस देता हूँ। उन्होंने जरा सा हमको थोड़ा सा टच दिया, हिंट दिया, और फिर मैंने उसको क्रिएट कर लिया। नौटंकी में तमाम सी गायकी बनानी पड़ती है। अब बहरे तबील, आप ये अंदाज लगाइए कितनी पुरानी चीज है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे, यह है बहरे तबील की पूरी बहरी है ना ये। और हमारा कैसे गाते थे घर में? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव। अब ये बहरे तबील, इसकी 20 तरीके से आप धुन क्रिएट कर सकते हैं। आप आधुनिक रंगमंच में, आज के रंगमंच में जब आप काम कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा रचनात्मकता भी होनी चाहिए। तो सर ये विधा लुप्त हो रही, उसके लिए आप कुछ कहेंगे? इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए संसाधनों की अगर उपलब्धता हो जाए तो निश्चित रूप से ये विधा उठ करके आएगी। क्योंकि मालवा का माच भी इसी वजह से खत्म हुआ। वो माच नौटंकी का और ऊपर था। उस माच में जिसमें सारे के सारे एक्टर पैर में घुंघरू बांधकर मंच पर आते थे और नाचते थे, मालवा का माच खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राजस्थान की आप देख लीजिए क्या हालत हो गई। जितने फिर मैं ये पूछूं कि आजकल के कलाकार जो नए लड़के नौटंकी में क्यों नहीं आना चाहते? 100-150 रुपया हमारा पेट्रोल खर्च बिल्कुल खर्च होता है, वो आप हमको कहाँ दे के फिर हमारा कुछ मेहनताना भी हमको 4 पैसे मिलना चाहिए। तो आजकल के लड़के शॉर्टकट में चलने के आदी हो गए। बाकी ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नौटंकी हमारी फोक फॉर्म के प्रति, चूंकि ये इस स्तर पर चली गई है कि अब आकर्षण पैदा होने वाली चीज ही सामने नहीं है। जैसे रामलीला है, रामलीला साल में एक बार होती है। हाँ। तो पता लग गया कि मेरे मोहल्ले में हो रही, उस मोहल्ले में हो रही, उस मोहल्ले में हो रही। लेकिन नौटंकी लखनऊ शहर के अंदर नौटंकी पिछले 5 साल के अंदर मैंने नहीं सुना सिवाय एक शो के। अभी कुछ दिन पहले पर्यटन विभाग ने कराया था, वो भी अब जो भी कराया। तो सवाल ये है कि पिछले 5 साल के अंदर लखनऊ के अंदर नौटंकी नहीं हुई, तो आने वाली जनरेशन क्या जानेगी? सही बात है। या तो उसके परफॉर्मेंस होते रहे और करते रहे। ये एक समस्या नए लड़कों के। तो आप इतना कि आपको कहीं से सम्मान मिला है संगीत? नहीं साहब, मैं बिल्कुल इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। मैं अप्लाई भी नहीं करता मैं कभी, और मैं कभी आकांक्षा भी नहीं करता। बस मैं अपने आप काम करें, जो काम से ही लोग प्रशंसा करेंगे, करें ना करें उसकी भी चिंता नहीं है। और देखिए, जब काम हम मेहनत से करेंगे तो प्रशंसा अपने आप होगी, उसकी भी आप चिंता ना करिए। अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक मेरी छोटी सी भेंट है जो मैं आपको। अरे 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 अरे, तो आपने अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए।
कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। कौन रहा है कौन रहेगा।